पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज 31 जनवरी से हो सकता है। बजट इजलास 2 मरहलों में होगा। जराये के मुताबिक पहला मरहला 31 से 11 फरवरी तक, जबकि दूसरा मरहला 4 मार्च से 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। जराये के मुताबिक 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। अलवर में जहनी तौर पर माजूर नाबालिग बच्ची से मुबैना जिनसी ज्यादती के मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्नाव जाने वालों को अलवर मुतासरा का ख्याल नहीं है। इस बीच राजस्थान पुलिस अलवर मामले में जांच कर रही है। अभी भी मुलजिमीन ने उसकी गिरफ्त से बाहर है। ख्याल रहे कि बुध के रोज जख्मी बच्ची अलवर में सदमे की हालत में मिली थी, जहां से इलाज के लिए उसे जयपुर लाया गया था। वो JKL अस्पताल में जेर इलाज है। जो एक जघन्य रेप कांड हुआ है, गैंग रेप का विषय हुआ है, उस विषय को आप सभी ने अपने मुख्य समाचार में रखा है। पूरे देश को अलवर के इस जघन्य रेप कांड से आपने अवगत कराया है। जान के आश्चर्य होता है, जान के दुख होता है, किन हाथों के लोग में कांग्रेस की राजनीति है। आप जानते हैं, जब अलवर में इस प्रकार की विभत्स घटना घट रही थी, तब प्रियंका वाड्रा, जो अपने आप को चैंपियन ऑफ महिला कहती है, प्रियंका वाड्रा वहीं मौजूद थी। प्रियंका जी का जन्मदिन था। वो अपने पति श्री वाड्रा जी के साथ रणथंबोर की जंगलों में मौजूद थी। वो वहां अपने जन्मदिन मनाने के लिए प्रस्तुत थी, रणथंबोर में थी। आज सवाल उठता है, प्रियंका जी, क्या आप राजस्थान की बेटी निर्भया से मिलने गई? आप तो पूरे देश में जहां भी अन्याय और अत्याचार होता है, आप और राहुल गांधी तो हर जगह मिलने जाते हैं लोगों से। आप गले लगाकर तस्वीर भी वायरल करते हैं। करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। पीड़िता के साथ खड़ा होना, उसके लिए न्याय का गुहार करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए तो लोग राजनीति में होते हैं। किंतु चयनात्मक राजनीति करना, दूसरे राज्यों में जहां आपकी सरकार नहीं है, वहां जाकर के आप पीड़िता के फोटो को गलत तरीके से वायरल करना, राहुल गांधी जी ने दिल्ली में किया था, बाद में कोर्ट ने भी फटकार लगाया। किंतु अपने राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और आप अपना जन्मदिन मना रहे हो और तनिक दूरी पर एक महिला के साथ जघन्य विभत्स रेप होता है, एक छोटी बालिका के साथ रेप होता है, वो आईसीयू में भर्ती है, आप एक दिन भी आईसीयू में जाकर उसे देखने की चेष्टा तक नहीं करते। प्रियंका जी, आप आईसीयू गई क्या? क्या आपने प्रयास भी किया कि आप रणथंबोर में ही थी? 200 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है, आप गई क्या? पीड़िता के घर गई क्या? पीड़िता के विषय में आपने मुख्यमंत्री से पूछा क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से रिपोर्ट तलब किया क्या? प्रियंका जी, ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में जाकर आप कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किंतु राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। सियासी जमातें पहले महाज के लिए कमर कस रही हैं। पहले मरहले के लिए कुछ जमातों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है, तो कुछ जमातें अनकरीब ही उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने वाली हैं। बीजेपी इत्तेहाद में सीटों की तकसीम जारी है। वहीं बीजेपी से बगावत करने वाले लीडरान समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। बीजेपी से नाराज इन लीडरों का इल्जाम है कि मौजूदा हुकूमत दलितों, पसमानदा तबकात और अक़लियतों को नजरअंदाज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के खात्मा का शंखनाद है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश और प्रदेश के लोगों को गुमराह कर, उनकी आंखों में धूल झक, उनको शोषण का शिकार बनाया है,
भाजपा सरकार का खात्मा करके उत्तर प्रदेश को भाजपा के शोषण से मुक्त कराना है। मुल्क भर में बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश से इसका आगाज हो गया है। आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त होगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने ये बातें कही हैं। इलेक्शन में बीजेपी की हवा कम होते जा रहा है। बीजेपी सरकार में हर भाव बढ़ गया, तेल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव, डीजल बढ़ गया। दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ऊपर से पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट कर रहे, किसानों को कल तक परेशान करे, नोटबंदी करे, ब्लैक मनी ला तो बोले नहीं लाए। इसी वजह से हर आदमी बेजार है। सबसे ज्यादा उनके पार्टी में कल तक मंत्रियां थे, एमएलए थे, अभी तक 3 मिनिस्टर भी एसपी पार्टी में ज्वाइन हो रहा बोले, तो अब इससे समझ जाओ बीजेपी की आवाज कम होती जा रही। बीजेपी अपने आप को बहुत बड़ा नेता नरेंद्र मोदी समझते थे। नरेंद्र मोदी को आवाम समझ गए, मगर यहाँ तेलंगाना में कह कि हम ही आते सरकार, हम ही आते सरकार बोल रहे। भैया उत्तर प्रदेश जैसा बीजेपी का गढ़ था, अपने आप को बीजेपी हम सरकार में आते बोले, वहीं बीजेपी के खिलाफ अवाम पलट गई और बीजेपी को शिकस्त देने का काम कर रहे। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ एसपी, दोनों मिलके बराबर बीजेपी को शिकस्त देंगे। अब तो भी नरेंद्र मोदी जी जो वादे करे वो वादे अभी तक नहीं निभाए। हर एक मरते एक नई बात बोलते, बड़े बड़े बातें बोलते। 15 लाख जमा कर तुम बोले, वो नहीं करे। नौकरियां नहीं दिए, दामा बढ़ा दिए, गरीब आदमी जीने को मुश्किल है। उसी वजह से उत्तर प्रदेश से बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हुआ, वो देश भर में चलेगा। बीजेपी को हटाओ, देश को बचाने का निनादा चल रहा है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को करारी शिकस्त होगी। विजयवाड़ा में सीपीएम लीडर बाबू राव ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजहब की सियासत करती है। योगी दौरे हुकूमत में अक़लियतें महफूज नहीं है। उन्हें मारने, कत्ल करने के आए दिन बयानात दिए जाते हैं। बाबू राव ने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहां पर मजहब की सियासत चलने वाली नहीं है। The BJP MLAs and ministers, they are resigning. It is continuously around 9 MLAs resigned from BJP, and most of them or all of them are joined Samajwadi Party. Definitely, that seems it will continue some more days. Who will be out from the BJP or resign from BJP, or they are joining with Samajwadi Party. Nowadays, it is a glaring example is the BJP isolated. Not only leaders, in the people also there is anger against the BJP. Narendra Modi and also Yogi, they both together, they are not in a position to regain their position in the UP. There are so many examples are there. So they are now dependent on the communal agenda, the polarization, the religious division. They are now concentrating on that. So like Dharma Samsad meetings, in that meeting hate speeches against minorities is going on. See, behind this the RSS and Sangh Parivar is there. So at the time of UP and Uttaranchal elections, it was not an isolated incident. There some link between these elections and also these meetings and hate speeches. Not only in our UP, there are so many states the BJP is trying. हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे हम अपना रोल मॉडल समझते हैं, हम उनसे मुतासिर होते हैं। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियसेस में इस हफ्ते हमारे साथ शामिल होंगी लवलीना बोरगोहीन।
लवलीना बोरगोहेन असम की भारत का परचम इन्होंने बॉक्सिंग के एरिना में लहराया है। कैसा लग रहा है आपको? सर आप भी छोटे से गांव से आती हैं, जी, है ना? आपके गांव में पूरा सेलिब्रेशन था जब आप मेडल जीती थी, पर लेकिन जब आपने शुरुआत किया, प्रॉब्लम तो बचपन से ही शुरू हो गए थे क्योंकि हमारे घर में तीनों लड़की थी। हाँ। तो लोग बहुत बोलते थे कि मतलब लड़की कुछ नहीं कर सकता है, और हमारा घर का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब था। सुबह अगर हम लोगों को खाने के लिए मिलते थे तो रात को हम सोचना पड़ता था कि क्या होगा, कैसे होगा। आप अपनी गेम में, बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा आपका पावरफुल अटैक क्या रहता है? मैं हर तरह का गेम खेल सकती हूँ। मैं एक ओपोनेंट को देखती हूँ और स्ट्रेटजी बनाती हूँ, और मैं किसी के साथ सेम गेम नहीं खेलती हूँ। कोई पर्स छीनने के लिए आता हाँ। है तो मान लीजिए राइट साइड से आपकी तरफ आया तो मैं ऐसे बढ़ा तो आप ये इस हाथ को हटा दिया। एक एक कहीं पे भी ये भी मार सकता है, हाँ। ये भी मार सकता है। चांस मिल जाता है कि एक हाथ अगर ब्लॉक कर दिया उसका पूरा बॉडी खुल जाता है। तो बॉडी खुल जाता है। हाँ। आप जरा तजम्मुल से पूछते हैं। तजम्मुल, सबसे पहली बात कि अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है तो आप किक कहाँ करेंगे? सब पहले तो ये आप चेस्ट पे भी किक कर सकते हैं। हाँ। अगर आप वो बचाने की कोशिश करो तो थाई पे किक थाई पे कर भी। सकते हैं, फिर एब्स पे दे सकते हैं, और फिर अपने हाँ, मुंह तो पे भी ये मार तो फुल सकते ऑन हैं। अटैक ही हो गया। अब एक बात बताइए, मैं तो 6 फुट से ऊपर हूँ, आप कितना किक कर सकते हैं भाई? ये यहाँ पे रख लूं? आप तो चढ़ा सकते हैं, आप बस सिंपल। अरे बाप रे, तो सीधा यहाँ कान पे। या तो आप दिखा के ये चढ़ा सकते हैं। अरे और- बाप रे, फेस के ऊपर से तो इतना हाई आप किक कर सकती हैं? जी। हाँ, तो ये यहाँ तक तो आराम से टच हो जाता होगा। हाइट से ऊपर। अरे बाप रे, अरे वाह, सुपर। Genius, young genius. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के जरिए अजान से साधना में खलल पड़ने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इंदौर के वकीलों ने लाउड स्पीकर से होने वाली अजान से सूती आलूदगी फैलने का मामला उठाकर एक नई बहस शुरू कर दी है। इंदौर के वकीलों ने लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ न सिर्फ दस्तखत मुहिम शुरू कर दी है, बल्कि इसको बंद करने को लेकर इंदौर डिविजनल कमिश्नर और वजारत दाखिला को मेमोरेंडम भी पेश किया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा का कहना है कि उन्हें मेमोरेंडम दिया गया है, जिसकी वो जांच करवा रहे हैं। वहीं कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने इंदौर वकीलों के इक़दाम को नफरत पर मबनी करार दिया है। इसमें दो पहलू हैं। पहले तो एक दुर्भाग्य की बात है कि अधिवक्ता जो हमारे होते हैं वो न्याय दिलाने के लिए होते हैं और सबको न्याय दिलाने के लिए, तो उन्हें मैं नहीं समझता कि एक पक्ष के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए। तो इससे एक अच्छा मैसेज समाज में और लीगली एक मैसेज अच्छा नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि अजान से ना कभी किसी को पहले प्रॉब्लम थी ना आज। चंद लोग इस तरह से देश में माहौल खराब कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ज्ञापन दिया है उन्होंने, ये सही है। मैंने परीक्षण करने के लिए दिया है, उसके बाद ठीक बात हो पाएगी। देखिए इसमें भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ जमीयत उलमा भोपाल के सदर हारून साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मेहताब आलम, आपके जरिए हारून साहब से ये जानना चाहेंगे कि उनका इस मामले पर क्या कहना है और जमीयत उलमा का इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड है। मुनज़्ज़म हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी हारून साहब मौजूद है और जाहिर सी बात है वो खुद जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील है और वकीलों के जरिए जो है सूती आलूदगी की बुनियाद बनाकर लाउड स्पीकर पर आज़ान को वो जो है बंद करने का मुतालबा किया गया। हमारे साथ मौजूद है हाजी साहब, इस मामले को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शरारत करते हैं चंद लोग, और जिनको शरारत करनी होती है तो वो तो हर मसले पे शरारत करते हैं और फ़िरका परस्ती फैलाते हैं। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तो एक ज़माने में नहीं होता था, ईजाद ही नहीं हुआ था तो नहीं होता था, लेकिन जब ईजाद हो गया तो दुनिया का हर तबका लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करता है। हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, जैन भी करते हैं, सियासी लोग भी करते हैं, सब करते हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में हर जगह उसका इस्तेमाल होता है।
गणेश उत्सव उठते हैं उसमें होता है, दुर्गा उत्सव बिठाए जाते हैं, झांकियां बिठाई जाती, सब में होता है, मंदिरों में भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं। तो ये तो हिंदुस्तान में होता है। अगर भारत चाहता है कि नेशनल पॉलिसी बने तो भारत को नेशनल पॉलिसी बनाना चाहिए, लेकिन इस तरह जो फिरका परस्त लोग किसी भी मुद्दे को फिरका वाला रंग देकर उठाने की कोशिश करते हैं, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इसको रोका जाना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हर धर्म के लोग अपने अपनी आस्था के हिसाब से माइक का, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। और रहा सवाल बर्दाश्त का, तो सबको एक दूसरे के दुख दर्द में जैसे हम शरीक रहते हैं। हमारे मोहल्ले में दुर्गा बैठती हैं, गणपति बैठते हैं, मंदिर हैं, उन पे भजन होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ बिल्कुल तालमेल करते हैं और वो हमें बर्दाश्त करते हैं, हम उन्हें बर्दाश्त करते हैं। एक दूसरे मोहब्बत से रहते आए हैं और रहते आएंगे। लेकिन चंद लोग, उनका मिजाज है कि हर काम में शतंगा छोड़ना, बदमाशी करना, तो ये बदमाशियां हैं। लेकिन यहाँ पे सोती आलूदगी की बात की जा रही है। आलूदगी तो बहुत सारी चीजों से होती है। आलूदगी होती है, कारें चलती हैं उससे भी आलूदगी होती है, गाड़ियां चलती हैं उससे भी आलूदगी होती है। सारे पैदल चलने वालों को जिनके पास गाड़ियां नहीं है, उनका यह एतराज है कि जिनके पास गाड़ियां वो न रखें। तो क्या गाड़ियां रखना छोड़ देंगे लोग? क्या मंदिरों में घंटी बजना बंद हो जाएगी? क्या भजन कीर्तन बंद हो जाएंगे? पुराने जमाने में जो सभाएं होती रही होंगी बादशाहों की, राजाओं की, राष्ट्रपतियों की, तो क्या वो बगैर माइक के नहीं होती थी? होती थी, बगैर माइक के होती थी। लेकिन जब से माइक आया है तो हर आदमी इस्तेमाल करता है। राष्ट्रपति की सभाएं भी होती हैं, संसद भवन में भी इस्तेमाल होता है, गिरजाघर, हर जगह इस्तेमाल होता है। साहब, तो आपको आलूदगी तो खाली अजान से महसूस होती है, और जगह महसूस नहीं होती उन लोगों को। अगर आलूदगी फैलती है तो बहुत सी चीजों से फैलती है। आप घर में चूल्हा जलाते हैं उससे भी आलूदगी फैलती है, गैस जलाते हैं उससे भी आलूदगी फैलती है। उसका जो तरीका हो सकता है, बेहतर तरीका, वो सुझाना चाहिए और उस पर अमल करते हैं। अजान को लोग पसंद करते हैं, भजनों को लोग पसंद करते हैं, और हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, सब में भजन कीर्तन होता है। ये जिस तरह का फिरका वाराना माहौल कुछ लोग खराब करने की कोशिश करते हैं, उसकी इजाजत नहीं दी जाना चाहिए। साहब का जो दूसरी जो मुस्लिम तंजीम है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये शरारत है, क्योंकि सोती आलूदगी की अगर बात है तो हुकूमत को, चाहे हुकूमत मध्य प्रदेश हो या हुकूमत हिंद को, जो है इस पर एक जो है कानून बनाना चाहिए, तो उसकी डेंसिटी तय किया जाना चाहिए कि कितने उस पर जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन किसी एक मजहब के टारगेट बनाकर इस तरह से आवाज को उठाना, मेमोरेंडम को देना, ये मुनासिब नहीं है। मुनज़्ज़ा बिल्कुल। मेहताब आलम, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग जो है जो इस तरह के इक़दाम करते हैं या इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, उनका ये दावा है, ये कहना है कि हाँ, दूसरे मजहब के लोग भी जो है दूसरी जगह भी जहां पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, पर दिन में 5 बार नहीं होता, और खास तौर से सुबह इतनी जल्दी नहीं होता जब फजर का वक्त होता है, क्योंकि उस वजह से दूसरों की प्रार्थना और साधना में भी खलल पड़ती है, या फिर जो बीमार होते हैं, जिन बच्चों का एग्जाम होता है, उनको भी जो है इससे प्रॉब्लम होती है। तो जिस तरह से जितनी दफा लाउड स्पीकर मस्जिद में इस्तेमाल होता है, उतनी दफा तो दूसरी जगह नहीं होता। तो कुछ इस तरह के बयानात भी दिए जाते हैं। मुनज़्ज़ा, देखिए, जो मस्जिद में अजान दिन 24 घंटे में 5 बार होती है, और अजान के वक्त में जो भी टाइमिंग होती है 2 मिनट में अजान मुकम्मल हो जाती है। और जाहिर सी बात है, अगर उसकी बात आप करेंगे तो हिंदुस्तान में जितने मंदिर हैं इतने मस्जिदें नहीं हैं। मंदिरों में अगर जो है सुबह के वक्त से भजन कीर्तन होता है तो इस तरह से मस्जिदों में होता है, उसी तरह से दूसरी इबादतगाहों में होता है। तो सिर्फ मस्जिद को टारगेट बनाकर जो है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बच्चों को जो है या दूसरे जो लोग बीमार हैं उनकी आराम में खलल पड़ता है। नहीं, ये वाला आराम में खलल नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। ये शरारत है, सिर्फ शरारत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिनको शरारत सूझती है वही बात करते हैं, न तो किसी को एतराज है, न हम एतराज करते हैं, न और कोई एतराज करता है। अगर खलल पड़ता है तो बहुत सभाएं होती हैं, बहुत जुलूस निकलते हैं, बहुत डीजे बाजे बजते हैं, सब होता है। बिल्कुल मेहताब आलम, सब होता है, हर जगह पे लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है। कई ऐसे जगह हैं, बल्कि हर दिन हर जगह पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, लेकिन उन तमाम तर बातों का, तमाम तर जगहों का जिक्र नहीं होता है। सिर्फ मस्जिद के वक्त ही लाउड स्पीकर याद आ जाता है। मेहताब आलम, आपका शुक्रिया, साथ ही साथ हाजी हारून साहब का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।
नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रंजना रावत। आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको बताते हैं। कॉइन सुपर क्रिप्टो एक्सचेंज फ्रोजन फंड्स की चपेट में। हांगकांग के एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन सुपर के कस्टमर्स ने आरोप लगाया कि वे एक्सचेंज से पैसे या टोकन नहीं निकाल पा रहे हैं। फर्म के ऑफिशियल टेलीग्राम चैट के हिसाब से कहा जा सका कि नवंबर के अंत से अब तक दर्जन भर कस्टमर्स कॉइन सुपर से पैसे विथड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। कॉइन सुपर के टेलीग्राम चैट में नवंबर से ही एडमिन ने लोगों के सवालों के जवाब देने बंद कर दिए थे। हालांकि पिछले हफ्तों में उन्होंने परेशान यूजर से उनके ईमेल आईडी मांगे, जिससे कुछ उम्मीद जागी है। एनएफटी ट्रेडिंग हब की खबरों के बीच गेम स्टॉप की बड़ी छलांग। रेडिट के कल्ट फेवरेट स्टॉक गेम स्टॉप कॉर्पोरेशन के शेयर की कीमत में 1/4 बढ़त दर्ज की गई। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कहा गया कि कंपनी वर्चुअल गेम में कलेक्टिबल्स के लिए एनएफटीएस ट्रेडिंग पर एक ऑनलाइन हब बनाएगी और क्रिप्टो करेंसी साझेदारी भी स्थापित करेगी। इस रिपोर्ट के आने के बाद गेम स्टॉप 7.3% चलकर 140.62 यूएस डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि पिछले साल भी कंपनी के शेयर में उस वक्त उछाल आया था जब वो ऑनलाइन फोरम पर स्मॉल इन्वेस्टर्स और वॉल स्ट्रीट हेज फंड्स के बीच जारी लड़ाई के सेंटर में था। लेकिन फिर मिड नवंबर में इसमें गिरावट का दौर जारी था, जो अब जाकर खत्म हुआ। सख्त रेगुलेशन पर सहमत विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी कंपनियों ने रेगुलेशन लागू करने के कई प्रस्ताव रखे, जिसमें किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे रेगुलेटरी कंसर्न्स के लिए एक्सचेंज को जिम्मेदार बनाने से लेकर उनके नेटवर्थ और टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग अलग एक्सचेंज को डिफरेंशिएट करना शामिल है। हाल ही में कई कुछ मॉनिटरिंग्स जिसमें कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज, उनके सलाहकार और सरकारी अधिकारी शामिल थे। एक्सचेंज ने कहा कि वे एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, केवाईसी और कॉम्बैटिंग द फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म का मुकाबला करने के संबंध में सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। 2021 में अवैध क्रिप्टो करेंसी गतिविधियों में बढ़ोतरी। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चाइनालिसिस की लेटेस्ट क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अवैध क्रिप्टो करेंसी गतिविधियां नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, जिसमें अवैध पतों पर $14 बिलियन का प्रोग्रामेबल फंड्स पहुंचा। और भले ही आपराधिक गतिविधि टोटल लेजिटिमेट ट्रेडिंग का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, लेकिन फिर भी $14 बिलियन की इस अवैध गतिविधि को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ऐसी एक्टिविटीज की वजह से लोग इसमें निवेश से कतराने लगते हैं। रिसर्च में पाया गया कि इन सब नेगेटिविटी के बावजूद एक अच्छी बात यह भी है कि अवैध रूप से मिले क्रिप्टो करेंसी के जब्त करने के लिए कानून भी सक्षम होता जा रहा है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों के साथ जुड़ेंगे। तब तक अपना ध्यान